Hello students, today we are going to start our civics portion of social studies, that is chapter 1, the constitution first. Now let's get started. Role of the constitution and the need for law. Constitution का क्या रोल है और लॉ की मीन्स कानून की क्यों ज़रूरत है. नीड फॉर लॉ. इन वेरी अर्ली पीरियड मैन लिव्ड इन जंगल. बहुत पुराने समय में लोग जंगलों में रहते थे. एट दैट टाइम देयर वॉज नो गवर्नमेंट एंड नो लॉ. उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई कानून नहीं था. देयर लाइफ वॉज नॉट सिक्योर्ड. उनकी लाइफ सिक्योर्ड नहीं थी. द कंसेप्ट माइट इज राइट प्रिवेल्ड. इसीलिए जो कंसेप्ट था, जैसे होता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही कंसेप्ट चल रहा था. द लाइफ ऑफ द पीपल वॉज नेस्टी. जो लाइफ थी लोगों की वो नेस्टी मीन्स बहुत बुरी कंडीशन में चल रही थी. सॉलिटरी मीन्स अकेले थे. एंड शॉर्ट, और उनकी लाइफ माइट पॉसिबल कि बहुत शॉर्ट लाइफ थी. देयर वॉज नो लॉ टू गवर्न देम. कोई गवर्नेंस नहीं थी लॉ की, ठीक है, कोई लॉ नहीं थे जो उन्हें गवर्न कर सके. दस इन एब्सेंस ऑफ लॉ इट वॉज हॉरिबल. इसीलिए जो कंडीशन थी इन लॉज के ना होने पर बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, हॉरिबल सिचुएशन थी. Gradually, it was realized that it is not possible to live the life in such a way. इसके बाद रियलाइज किया गया धीरे धीरे कि इस तरह से जीना पॉसिबल नहीं है. They felt the need of law. इसके बाद उन्हें ज़रूरत महसूस हुई लॉ की, which could govern them, जो उन्हें गवर्न कर सके. And all will be bound to obey the law. और सभी बाधित रहेंगे उस लॉ को फॉलो करने में. Thus law came into existence. इस तरह से कानून अस्तित्व में आया. लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. ये बहुत ज़रूरी होते हैं ह्यूमन बींग के लिए टू लिव अ डिग्निफाइड एंड सिक्योर्ड लाइफ, जिससे कि वो प्रॉपर और सिक्योर लाइफ जी सकें. नाउ लॉज प्रोवाइड अ सिक्योरिटी. ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अ बेटर लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ प्रोवाइड करते हैं. एंड फियरलेस सोसाइटी, और एक ऐसी सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमें कोई डर ना हो. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एज अमेंडेड अप टू 1986. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है? It prevents the giving and acceptance of dowry as a precondition for matrimony. ये एक्ट प्रिवेंट करती है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी. दैट मीन्स दहेज लेना या देना ये कानूनन जुर्म है इस एक्ट के मुताबिक. रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ एंड रूल सेटिंग अप द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, सेट ऑफ लॉज हैं, जिससे कि गवर्नमेंट में जो भी काम हो रहा है वो इजीली अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन हो. इट डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड एरिया ऑफ गवर्नमेंट. ये डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है, ठीक है, जो भी रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, द सेंट्रल, रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट. इनके बीच में जो भी रिलेशन है उसको सेट करता है. क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस अ ड्यूली पॉलिटिकल सिस्टम. ये एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करता है विथ क्लियरली डिफाइंड स्पेयर, जिसमें पहले से ही रूल और रेगुलेशन बता दिए जाते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे गवर्नेंस करनी है, एंड अथॉरिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑपरेट एज फंडामेंटल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल लॉ की तरह भी काम करता है. द गवर्नमेंट ऑर्गन ओ देयर ओरिजिन. गवर्नमेंट ऑर्गन को अपनी ओरिजिन, अपनी लिमिट्स पहले से ही पता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिराइव देयर अथॉरिटी, और वो अपने पावर्स डिराइव करते हैं फ्रॉम एंड डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं. द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सॉवरेन. जो यूनियन पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों सॉवरेन नहीं है. दैट मीन्स द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ वेदर ऑफ यूनियन, मतलब जो वैलिडिटी है कब तक चलेगी, यूनियन या फिर स्टेट, इज जस्ट विथ रेफरेंस टू देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन. इसकी जजमेंट होती है उनके रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के साथ एज डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है. द जज हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जज के पास ये पावर होती है कि कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कर दे इफ द लॉ इज फाउंड टू हैव कंट्रावेंट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, लोगों की आपसी सहमति को, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द मेथड्स बाय विच द पावर कन्फर्ड ऑन द स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ये डिस्क्राइब करती है कि जिस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए विद इन स्टेट, ठीक है, विद इन ऑर्गन्स, और ये सारी चीज़ें लोगों के बेनिफिट के लिए ही होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रिटन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन, इसी के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। इट इज़ द फंडामेंटल बेसिक लॉ, ये फंडामेंटल बेसिक लॉ है और सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइंस इंडियाज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो दिखाती है कि इंडिया में कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड द पावर्स एंड लिमिट्स ऑफ इट्स ऑर्गन, और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, क्लियर, वो क्या जो न्यूमरस पावर्स हैं, कैसे उनके क्या पावर्स हैं, उनकी क्या लिमिटेशन है, ये डिटरमाइन करती है। इट डिफाइंस द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल, ये सिटीजन्स के क्या बेसिक राइट है ये भी बताते हैं। इट इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर लॉज ऑफ द कंट्री, जितने भी लॉज बने हैं कंट्रीज में, ठीक है, जितने भी कानून हैं उन सबसे सुपीरियर हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ पावर है, पावर और अथॉरिटी का सोर्स है ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ आइडियल्स ऑफ Constitution translated into fundamental rights. The preamble of the Constitution mentions the ideals and objective of the nation. जो Constitution का preamble है वो mention करता है कि हमारी ideology क्या है, ठीक है, objective क्या है, क्या goal achieve करना है, ठीक है, of the nation. It declares in sovereign, socialist, secular, democratic, republic meaning. ये सारे जैसे कि sovereign, socialist फीचर्स, सेक्युलर फीचर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसकी सारी मीनिंग डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी enjoying equal political rights, no state religion, idea of equality extending to social and economic life as an elected head of the state. All these ideals are in our constitution as basic of our fundamental country में, और सोसाइटीज इंजॉय कर रही हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कोई स्टेट रिलीजन वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, हर जगह इक्वालिटी ही है हर एस्पेक्ट्स में, ठीक है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो। ऑल दीज आइडियल्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज बेसिक ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ये सारे आइडियोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और एज अ फंडामेंटल राइट्स हैं। नाउ लॉ एंड डिसेंट, लॉज आर अ सेट ऑफ रूल्स। लॉज क्या होते हैं? पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर सम रिटन डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी मुताबिक कंट्री गवर्न की जाती है। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सो मैनी लॉज इन वेरियस फील्ड। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं अलग अलग फील्ड्स में। डिसेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। डिसेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, मना कर देना, ठीक है, और डिससेटिस्फैक्शन या फिर डिससेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होना विथ इस्टेब्लिश आइडियाज ऑफ व्यू ऑफ द रूलिंग ग्रुप। किस लिए? जो भी इस्टेब्लिश आइडियाज हैं या फिर व्यूज हैं रूलिंग ग्रुप के। देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट इन डेमोक्रेसी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये डिसेंट हमारी डेमोक्रेसी में। डिसेंट मीन्स क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, मीन्स ना मानना किसी पर्टिकुलर चीज़ को। इट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक पर्टिकुलर फीचर है डेमोक्रेसी का। डिक्टेटरशिप ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल डिसेंटिंग वॉइसेस हैव टू बी साइलेंस्ड। डिक्टेटरशिप में ये ऐसा रूल था, प्रिंसिपल था, सिद्धांत था डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का कि जो भी बोला जाए उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता, ठीक है, उन्हें शांति रहना पड़ेगा जो भी डिसीजन लिया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखें तो इसका अपोजिट होता है। नो वन कैन कंप्लेन दैट ही हैज़ नॉट गॉट अ चांस टू बी हर्ड। कोई भी ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि उससे बोलने का मौका नहीं मिला या उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट सिविल लाइबिलिटीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर कोई किसी के उसके खिलाफ बोल रहा है तो उसे सुनेंगी एंड प्रोटेक्ट सिविल लाइबिलिटीज, और सिटीजन्स की राइट्स
प्रोटेक्ट करेंगे, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये इम्फेसिस करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, ठीक है। असेंबली एंड रिलीजन, कोई भी कुछ भी स्पीच दे सकता है, ठीक है, अपने व्यूज रख सकता है सबके सामने इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। सॉल्ट सत्याग्रह की स्टार्टिंग की थी महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जब स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल चल रहे थे इन 1930। दिस सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सत्याग्रह स्टार्ट किया गया बाय महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बाय वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। सॉल्ट लॉ जो गवर्नमेंट की द्वारा बनाई गई थी उसे तोड़कर। ऑन 12 मार्च 1930 बिगेन महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च। 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी की हिस्टोरिक मार्च स्टार्ट हुई, ठीक है, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। ये स्टार्टिंग हुई मार्च पास्ट की फ्रॉम साबरमती आश्रम से दांडी तक। अब विलेज दांडी जो कि एक विलेज है ऑन गुजरात सी कोस्ट, गुजरात के सी कोस्ट पे। ही रीच दांडी विथ हिज 79 फॉलोअर्स। वो दांडी पहुंचे उनके 79 फॉलोअर्स के साथ। ही रीच दांडी ऑन 5 अप्रैल। वो दांडी पहुंचे ऑन 5 अप्रैल एंड द नेक्स्ट डे गांधी वॉयलेटेड। और दूसरे दिन गांधी जी ने क्या किया, वॉयलेटेड द सॉल्ट लॉ। उन्होंने सॉल्ट लॉ का बहिष्कार किया बाय पिकिंग अप सम सॉल्ट लेफ्ट बाय द सी वेव्स। उन्होंने इसको कैसे वॉयलेट किया, कुछ सॉल्ट सी वेव्स से, जो जब सी वेव्स आती हैं तो कुछ सॉल्ट लेफ्ट ओवर था वहाँ पे, तो उसे उठाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट बोलने लगे। गांधीज कैंपेन अगेंस्ट द सॉल्ट ऑलवेज वॉज अ सिग्नल टू डिसओबे द गवर्नमेंट लॉज। गांधी जी की जो कैंपेन थी अगेंस्ट सॉल्ट लॉ, वो हमेशा एक सिग्नल है फॉर डिसओबेइंग द गवर्नमेंट लॉज, जो उस दौरान जो गवर्नमेंट लॉज थे उसको डिसओबे करने की। एंटी लिकर एजिटेशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट के दौरान गांधी हैज आस्क्ड टू बैन ऑल काइंड्स ऑफ सेलिंग ऑफ लिकर। गांधी जी ने मांग की कि जितने भी लिकर सेल हो रहे हैं मार्केट में वो सब बंद होने चाहिए, बैन हो जाने चाहिए। बट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट स्टिल कंटिन्यूज। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी ये कंटिन्यू हो रहा था। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, अलग अलग पार्ट्स में स्टेट के, एंटी लिकर एजिटेशन हैज़ बीन मेड बाय द पीपल। ये एंटी लिकर एजिटेशन लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा था, डिमांडिंग बैन ऑन इट, कि इस लिकर को बैन किया जाए। The Constitution shows a centralizing tendency in several of its provision. Constitution दिखाता है centralized tendency अलग अलग provision के द्वारा, like the adoption of lengthy concurrent list, जो बहुत ही lengthy concurrent list है उसको adopt करना चाहिए। The power of parliament to reorganize the political structure of the country, जो power है parliament के, ठीक है, उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंट्री में। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर, जो सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। वेस्टिंग ऑफ द रेसिडरी लेजिस्लेटिव पावर्स इन पार्लियामेंट मीन्स अवशिष्ट शक्ति का निहितार्थ करना इन पार्लियामेंट। एंड द पावर ऑफ गवर्नर्स टू रिजॉल्व बिल्स, और पावर्स गवर्नर के पास जो फॉर रिजॉल्विंग द बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए ऑफ इंडिया। थैंक यू एवरीवन।